फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी बढ़िया मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। अमन सर लेक्चर्स की इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि चल रहा था कक्षा 10 का चैप्टर दूसरा। उसमें हम बात करने जा रहे हैं, विज्ञान का चैप्टर था दोस्तों। अब उसमें हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, कि किस प्रकार गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनता है। तो देखेंगे दोस्तों कि अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा, कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, कैसे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए अवतल दर्पण की बात करने वाले आज, तो क्या होगा, चाहे अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, आकार होगा, प्रकृति होगा, वो दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा दोस्तों, कि दर्पण कहां पर स्थित है और उससे कितनी दूरी पर वस्तु स्थित है। मतलब कि दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी पर ही निर्भर करने वाला है कि उस वस्तु की स्थिति क्या होगी, आकार कैसा होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे 6 हेडिंग्स, मतलब कि 6 तरीकों से वस्तुओं को रख सकते हैं, जिसमें 4 आपके सामने लिखी हुई है और 2 इसे हम रख करके तो बताएंगे दोस्तों। तो इनमें क्या होगा, पहली स्थिति तो जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगी दोस्तों। पहली स्थिति कि दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो दूरी अनंत होगी दोस्तों, काफी ज्यादा होगी, अनंत होगी, बहुत ज्यादा दूरी होगी। दूसरी दोस्तों, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में दूरी होगी। किसकी दूरी दोस्तों, वस्तु और दर्पण की दूरी दोस्तों। वस्तु और दर्पण की जो दूरी होगी, वो जो वस्तु रखी होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी दोस्तों। तीसरी बात करेंगे वक्रता केंद्र पर। तीसरे में क्या चर्चा होगी कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर ही रखी होगी। फिर वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य में रखी होगी, कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में रखी होगी। पांचवी बात करेंगे दोस्तों, पांचवी में बात करेंगे कि जो वस्तु होगी वो मुख्य फोकस पर स्थित होगी। और छठवीं पर हम बात करेंगे दोस्तों कि जो वस्तु होगी वो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुवी के मध्य स्थित होगी। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं अपनी पहली स्थिति पर, कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलते हैं, करते हैं अपने दर्पण का निर्माण, अपने दर्पण को बनाते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण किस प्रकार बनता है दोस्तों, जो होता है अवतल दर्पण पालिश बाहर की ओर, पालिश बाहर की ओर। मान लिया दोस्तों ये एक अवतल दर्पण हो गया, नाम भी दे सकते हैं, मान लिया नाम है M1 M2। M1 M2 एक अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। इसका ध्रुवी यहाँ पर है, ध्रुवी है दोस्तों ये, और ये मुख्य अक्ष है। ये दोस्तों इसका मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, अब ये मुख्य अक्ष हो गया दोस्तों इसका। मान लेते ये हमारा केंद्र C है, ये हमारा केंद्र C है, और दोस्तों ये फोकस F है, ये हमारा फोकस F। यहाँ पर मान लेते दोस्तों ये लिखा है फोकस F। अब यहाँ पर दर्पण तो हमारा तैयार है दोस्तों, दर्पण हमारा है तैयार। क्या करें, थोड़ा सा इसे और उधर ले लेते, केंद्र C को थोड़ा सा और उधर ले लेते दोस्तों। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा केंद्र C यहाँ पर है, ये इस प्रकार। अब देखिए कोई वस्तु है, उस वस्तु का नाम है, मान लेते हैं उस वस्तु का नाम है AB। AB वस्तु से 2 प्रकाश किरणें निकलेंगी दोस्तों। AB वस्तु से 2 प्रकाश किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश किरण और दोनों प्रकाश किरणें दोस्तों एक दूसरे के समांतर होने वाली हैं, एक दूसरे के समांतर होंगे दोस्तों। बिंदु A से ही 2
प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर निकलेंगी, जिसमें से पहली किरण फोकस F से होकर जाएगी। इस प्रकार फोकस F से होकर जाएगी और यहाँ पर आकर के दोस्तों दर्पण के किसी बिंदु से टकरा जाएगी। दूसरी किरण A से ही जाएगी, लेकिन दोस्तों वो केंद्र C से होकर जाती है, केंद्र C से होकर निकलेगी और ये दोस्तों यहाँ पर टकराई, ये किरण आकर के यहाँ पर टकराएगी। जैसे ही टकराएगी दोस्तों पहली किरण टकराते ही वो इस प्रकार निकल जाएगी। पहली किरण दोस्तों इस प्रकार निकल जाएगी, ये ऐसे आई दोस्तों, इस प्रकार आई और जैसे टकराने के पश्चात इस प्रकार निकल जाए। अब दोस्तों ये देखिए, दोनों जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यहाँ पर देखिए दोनों दोस्तों, ये किरण ऐसे आई और इस प्रकार निकल गई थी, ये ऐसे आई और इस प्रकार आ गई थी दोस्तों। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, वहीं पर दोस्तों उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है दोस्तों, जो कि A डैश और B डैश होता है, A डैश B डैश प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, पहली स्थिति में हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। किस प्रकार कि पूरा हमने दर्पण बना लिया, फोकस स्थित किया, केंद्र बनाया, एक वस्तु AB रखी हुई है, वस्तु AB के बिंदु A से दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर निकलती हैं। पहली प्रकाश किरण फोकस F से जाती है और दूसरी प्रकाश किरण केंद्र C से होकर जाती है। केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दोस्तों उसी मार्ग में पुनः वापस लौट आती है, लौट आती है और ये दोनों किरणें, पहली किरण जो थी दोस्तों ये यहाँ पर टकराई और टकराने के पश्चात इस दिशा में वापस आएगी और जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु पर दोस्तों वस्तु का वास्तविक उल्टा, देखिए दोस्तों A भी था और ये A डैश B डैश बना, ये A भी था, ये B डैश A डैश बना, A B डैश A डैश, मतलब कि उल्टा वास्तविक उल्टा। और दोस्तों देखिए, वास्तविक तो बना ही, उल्टा भी बना। यहाँ पर इस समय वस्तु की लंबाई काफी ज्यादा होगी, इस समय वस्तु की जो लंबाई होगी काफी ज्यादा होगी और उसकी तुलना में जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो काफी कम होगी, बहुत छोटी होगी, बहुत छोटा। जो प्रतिबिंब लंबाई होगी दोस्तों बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। उसके बाद दोस्तों बहुत छोटा बना और क्या हुआ, देखिए कहां पर स्थित है, मुख्य फोकस पर स्थित है तथा मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ, स्थिति एक में जब वस्तु अनंत दूरी पर होगी तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा, बहुत छोटा तथा मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति एक के लिए निकल कर आया, स्थिति नंबर एक के लिए निकल कर आ गया कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत छोटा होगा तथा मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वास्तविक में क्या होगा, अवतल दर्पण में लगभग सारी फिगर वास्तविक ही बनने वाले हैं, क्योंकि जिस दर्पण में प्रतिबिंब सामने की ओर बने, दर्पण के सामने बने तो उसे वास्तविक कहते हैं दोस्तों। आभासी जब दर्पण के पीछे बने, और दर्पण के पीछे सिर्फ बनने वाला एक है दोस्तों, इसमें अवतल दर्पण के पीछे सिर्फ एक प्रतिबिंब बनेगा जो कि सबसे लास्ट वाला होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा हो तो वैसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाने वाला है दोस्तों।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्थिति की तरफ कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। दोस्तों अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में क्या होगा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में जैसे कि ये दर्पण हो गया, अब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित है दोस्तों। ये दर्पण हो गया हमारा, दर्पण M1 M2 दर्पण है दोस्तों। इस प्रकार अवतल दर्पण हो गया M1 M2। दोस्तों ये अवतल दर्पण हो गया जिसका ध्रुव P है। P है, ये मुख्य अक्ष है दोस्तों, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब ये हो गया दोस्तों मुख्य अक्ष, और वस्तु जो है वक्रता केंद्र अनंत के बीच में स्थित है। यहां पर है दोस्तों हमारा वक्रता केंद्र C, और ये है फोकस F, वक्रता केंद्र C, फोकस F। थोड़ा सा इस रेखा को और बढ़ाते हैं दोस्तों, तो हमारी जो वस्तु है वो केंद्र C, और दोस्तों ये अनंत है, ये इधर वाला पार्ट पूरा अनंत है, ये केंद्र C है। तो जो हमारी वस्तु है वो वक्रता केंद्र C और अनंत के मध्य में स्थित है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर स्थित है। वस्तु हमारी यहाँ पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, मान लिया कि वस्तु AB हो गई, वस्तु AB है। AB वस्तु के बिंदु A से दो प्रकाश किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश किरण दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी इस प्रकार, दूसरी प्रकाश किरण दोस्तों ऐसे निकलेगी और केंद्र C से होकर जाएगी, केंद्र C से होकर जाएगी। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई दोस्तों, वो दर्पण के बिंदु से जैसे ही टकराएगी, टकराने के तुरंत पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल जाएगी। और जो पहली किरण दूसरी किरण थी दोस्तों, वो जिस प्रकार गई थी दर्पण से टकराने के पश्चात, उसी प्रकार उसी मार्ग में पुनः वापस लौट आ गई। तो अब दोस्तों ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा दोस्तों इसे और इधर होना चाहिए था फिगर में, यहाँ पर देखिए लाइन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इसे थोड़ा सा और इधर आना चाहिए था। तो देखिएगा ऐसे बना रहा हूँ, आप लोग जब बनाएंगे पट्टी वगैरह जब स्केल वगैरह से बनाएंगे तो काफी बेहतर बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बन गया B डैश A डैश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का प्रतिबिंब भी कैसा हुआ, यहाँ का प्रतिबिंब अब देखिए दर्पण के सामने बना है, तो इसका मतलब कि वास्तविक, दर्पण के सामने बना है, इसका मतलब है वास्तविक कामा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी AB वस्तु थी, यहाँ पर B डैश A डैश बन गई, इसका मतलब उल्टा बनेगा दोस्तों, वास्तविक उल्टा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर AB वस्तु थी, यहाँ पर B डैश A डैश बना, उतना ना तो दोस्तों छोटा बनेगा और ना ही उससे बड़ा बनेगा। इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटा था, यहाँ पर हम बोल सकते हैं दोस्तों कि छोटा बनेगा, छोटा, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा नहीं बनेगा दोस्तों, लेकिन छोटा बनेगा, छोटा बना दोस्तों। उसके बाद कहां पर बन रहा है, केंद्र और फोकस के मध्य में बन रहा है दोस्तों। तो केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के मध्य, F के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो कहां पर बनेगा, ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और मुख्य केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य में बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमारे कंप्लीट हो गए दो स्थितियां हमारी पूरी होती हैं। बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तो तीसरी स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि जो वस्तु होगा वो कहां पर स्थित होगा, वो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों
इसमें पहले फिगर बनाते हैं, इसमें भी समझते हैं। अब देखिए माना कि एक अवतल दर्पण हो गया दोस्तों, M1 M2 M1 M2 एक अवतल दर्पण होगा दोस्तों इस प्रकार। ये एक अवतल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण का दोस्तों ये है मुख्य अक्ष जिसका ध्रुव P है। ये है दोस्तों केंद्र C, ये केंद्र C है दोस्तों और इसे बोलते हैं फोकस F, हमारा फोकस F है। अब देखिए दोस्तों फोकस F थोड़ा सा यहाँ पर बना लिख देते हैं, ये फोकस F है। तो दोस्तों यहाँ पर वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। वक्रता केंद्र पर स्थित होने मतलब यहाँ पर वस्तु स्थित है दोस्तों, ये वस्तु हो गई, इसका नाम है AB। अब दोस्तों AB एक वस्तु हो गई। AB वस्तु के बिंदु A से एक प्रकाश किरण निकलेगी दोस्तों, बिंदु A से एक प्रकाश किरण निकलेगी। एक नहीं दोस्तों, दो प्रकाश किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश किरण उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर गई हुई थी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण, यहाँ पर दूसरी प्रकाश किरण केंद्र से होकर गई थी, लेकिन दोस्तों अब केंद्र पर ही वस्तु स्थित है तो केंद्र से ना होते हुए बल्कि फोकस F से होकर जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ था, वहां पर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे टकराई, परावर्तन हो गया, यहाँ पर भी टकराई, परावर्तन हो गया। परावर्तन होने के पश्चात दोस्तों कहाँ पर जाएगी, सीधे फोकस F से होकर ऐसे गुजरेगी दोस्तों, फोकस F से होकर ऐसे इस प्रकार निकल जाएगी। और जो दूसरी प्रकाश किरण है दोस्तों, जो दूसरी प्रकाश किरण है, थोड़ा सा दोस्तों इसे और छोटा सा बनाते हैं और छोटा सा बना लेते हैं इसे, तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा सा रफ करते थोड़ी देर के लिए, बनेगा वैसे ही दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकली, यहाँ पर टकराई और टकराने के पश्चात क्या होगा दोस्तों, जैसे टकराएगी फोकस F से निकलेगी दोस्तों, फोकस F से होकर निकलेगी इस प्रकार। और दूसरी प्रकाश किरण भी दोस्तों इसी बिंदु से निकलेगी और निकल करके यहाँ पर टकराई और टकराने के पश्चात क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार वहां से निकलेगी और यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पर टकराई और टकराने के पश्चात यहाँ पर टकराई, यहाँ पर टकराई, जैसे ही तो उसका परावर्तन इस दिशा में हो गया दोस्तों, वो प्रकाश किरण इस सिरे से निकल आई। ये प्रकाश किरण ऐसे गई हुई थी और इस प्रकार जाने के बाद यहाँ पर टकराई, यहाँ पर, और इस प्रकार निकल आई दोस्तों। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर दोस्तों इनका प्रतिबिंब बन जाता है, उस बिंदु पर इनका प्रतिबिंब बन जाता है। और प्रतिबिंब का नाम क्या होता है दोस्तों, उस प्रतिबिंब को नाम दे देते हैं B डैश A डैश, B डैश A डैश। अब देखिए दोस्तों यहाँ का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने ही बना, वास्तविक। और देखिए तो AB वस्तु थी और B डैश A डैश बना, मतलब कि उल्टा, उल्टा बन गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अपना तो बहुत छोटा है, ना ही छोटा है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो इस वस्तु के बराबर का ही प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि बराबर तथा कहां पर बन रहा है दोस्तों, फोकस पर बन रहा है कि केंद्र पर बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब देखिए दोस्तों केंद्र C पर ही बन रहा है, केंद्र C पर बनेगा। केंद्र C पर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई स्थिति नंबर 3 के लिए कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा और केंद्र C पर बनेगा। अब देखिए बात करते हैं वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु रखी गई हो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई हो।
इसमें भी पहले दोस्तों हम चित्र बनाते हैं। क्या होगा, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण M1 M2। M1 M2 कोई अवतल दर्पण हो गया दोस्तों इस प्रकार M1 M2। अब M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुवीय है, इसका मुख्य अक्ष दोस्तों ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहां पर स्थित है दोस्तों फोकस F, यहां पर फोकस F, यहां पर स्थित है दोस्तों केंद्र C, यहां पर केंद्र C है। ये वाला क्षेत्र दोस्तों अनंत है, ये वाला पूरा क्षेत्र अनंत होगा। यहां पर वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के मध्य में वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र दोस्तों ये है, मुख्य फोकस F है, तो दोस्तों इसके मध्य में वस्तु स्थित है, इसी के मध्य में एक वस्तु स्थित है जिसका नाम है दोस्तों AB। अब इस वस्तु को नाम दिया दोस्तों AB, तो यहाँ पर भी AB वस्तु से दो प्रकाश किरणें जो कि बिंदु A से निकलेगी दोस्तों, बिंदु A से एक प्रकाश किरण निकलेगी दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर और जाएगी इस प्रकार, और दूसरी ये इस प्रकार की दोस्तों, और दूसरी प्रकाश किरण ऐसे निकली दोस्तों और मुख्य अक्ष से होती हुई फोकस F से होती हुई दर्पण के बिंदु पर टकराएगी। जब पहली किरण दोस्तों दर्पण के बिंदु पर टकराएगी तो फोकस F से होकर इस प्रकार निकल जाएगी, फोकस F से होकर ऐसे ही आगे की ओर बढ़ जाएगी दोस्तों। और जो दूसरी प्रकाश किरण जैसे गई थी दोस्तों इस प्रकार गई थी, और जैसे यहां पर टकराएगी वो इस प्रकार निकलेगी दोस्तों, ऐसे आई थी और टकराने के पश्चात इस प्रकार निकलेगी। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं दोस्तों, प्रतिच्छेद करती हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ का जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा, B डैश A डैश होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चित्र कंप्लीट हुआ, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है दोस्तों, ये प्रतिबिंब दर्पण के सामने पर बना हुआ है, और दर्पण के सामने बना हुआ प्रतिबिंब क्या कहलाता है दोस्तों, ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर AB नाम था, यहाँ पर नाम हो गया B डैश A डैश। इसका मतलब है, उल्टा नाम देने का मतलब है कि चित्र उल्टा बन रहा है दोस्तों, ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उल्टा, ठीक है दोस्तों, उल्टा बन गया। और क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि जो वस्तु की लंबाई है प्रतिबिंब की लंबाई में अंतर है दोस्तों। यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है, वस्तु की लंबाई छोटी है, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी दोस्तों वो बड़ी होगी, तो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, बड़ा। और क्या होगा दोस्तों, प्रतिबिंब बड़ा बन गया। कहाँ पर बना, ये पूरा क्षेत्र दोस्तों अनंत था, ये केंद्र C था, तो अनंत और केंद्र C के मध्य में तथा अनंत और केंद्र C के मध्य में बनेगा, केंद्र C के मध्य में बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई हमारे चार स्थितियों की, कि चार स्थितियों में ये प्रतिबिंब का जो प्रकृति थी, स्थिति थी और आकार थी कैसी थी। बची है दोस्तों दो स्थितियां, और अब हम बात करने वाले हैं उन दो स्थितियों की। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास आ गई हमारी पांचवी स्थिति, कि जिसमें कहा जा रहा है कि जो वस्तु है वो दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित है, मुख्य फोकस पर स्थित है। और जो छठवीं स्थिति है उसमें बताया गया है कि जो वस्तु होगी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव
P के मध्य में स्थित होगी। चलिए देखते हैं पहले पांचवी स्थिति फिर अंतिम स्थिति। पांचवी स्थिति में देखिए मानते हैं हो गया एक दर्पण M1 M2 M1 M2, इसका अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव हो गया दोस्तों P। अब ध्रुव P हो गया, ये मुख्य अक्ष है, ये हो गया दोस्तों मुख्य अक्ष। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं दोस्तों, ये पूरा हो गया मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य अक्ष है, मान लेते दोस्तों ये केंद्र C हो गया हमारा, ये केंद्र C है, थोड़ा और पास में मान लेते दोस्तों, मान लिया ये केंद्र C है और ये फोकस F है, ये फोकस F है। तो वस्तु कहां पर स्थित है दोस्तों? वस्तु फोकस पर ही स्थित है। तो फोकस पर वस्तु स्थित होने का मतलब, इसका तात्पर्य है ये बिंदु दोस्तों A B, ये ए बी वस्तु हो गई दोस्तों। और बिंदु ए से ही हर बार की तरह दो प्रकाश किरणें इस बार भी निकलने वाली हैं दोस्तों। अब यहां से दो प्रकाश किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश किरण देखिए जरा थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसमें से एक प्रकाश किरण कैसे निकलेगी दोस्तों? एक प्रकाश किरण निकलने वाली है मुख्य अक्ष के समांतर ही, ऐसे निकलेगी और निकल करके आएगी दोस्तों यहां पर फोकस F से होती हुई, इसे मिटा देते थोड़ा सा दोस्तों, फोकस F से होती हुई इस प्रकार निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? दूसरी प्रकाश किरण दोस्तों यहां पर निकलेगी और ऐसे ऊपर की ओर निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे निकली थी ये किरण वैसे ही वापस चली जाएगी, जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से पुनः वापस आ जाएगी। और वापस आने के पश्चात दोस्तों ये क्या होगा? केंद्र C से होते हुए आगे बढ़ जाएगी। केंद्र C से होते हुए आगे बढ़ जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों किरणें एक दूसरे को अधिक कहीं पर भी नहीं काट रही और ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत पर जाकर के काटेंगी, अनंत पर काटेंगे जाकर के दोस्तों। लेकिन देखिए काटेंगे तो दर्पण के सामने, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब वास्तविक और दोस्तों प्रतिबिंब उल्टा भी होगा, वास्तविक उल्टा। और जो आकृति होगी बहुत बड़ी होगी, उल्टा बहुत बड़ा। और कहां पर बन रहा है दोस्तों? तथा अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और दोस्तों क्या बनेगा? लगभग अनंत पर बनेगा। लिखा नहीं मैंने दोस्तों, तथा अनंत पर लिख लेना, अनंत पर बनेगा। यहां पर दोस्तों अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा दोस्तों, अनंत पर बनेगा जाकर के। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या आएगा? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के मध्य स्थित हो। इसमें भी देखिए दोस्तों क्या होगा? ये मान लेते हैं अवतल दर्पण हो गया, M1 M2। अब M1 M2 अवतल दर्पण है दोस्तों, ये लीजिए अवतल दर्पण। वस्तु कहां पर स्थित है? मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य में। ये मुख्य अक्ष हो गया दोस्तों, ये हो गया मुख्य अक्ष। केंद्र C हो गया और ये क्या है? मान लेते ये मुख्य फोकस हो गया, हो गया मुख्य फोकस। अब वस्तु कहां पर स्थित है? ये ध्रुव P है, तो ऊपर लिखा है दोस्तों
वस्तु जो है मुख्य फोकस तथा ध्रुवी, मुख्य फोकस तथा ध्रुवी के मध्य में, मतलब दोस्तों वस्तु यहाँ कहीं पर स्थित है, यहाँ कहीं पर स्थित होने का तात्पर्य, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए हो गया और ये हमारा दोस्तों बी हो गया, बी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ए और ये हो गया बिंदु बी। कोई दर्पण M1 M2 हो गया, केंद्र सी हो गया, फोकस F और ध्रुव B दोस्तों। तो जो वस्तु है वो ध्रुव B और फोकस F के मध्य में स्थित है। इसमें भी दोस्तों दो किरणें निकलेंगी, बिंदु ए से दो किरणें निकलेंगी। एक किरण इस प्रकार जाएगी दोस्तों, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार। अब देखिए दो प्रकाश किरणें निकलेंगी, एक प्रकाश किरण ऐसे समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार जाएगी और जाकर के दोस्तों टकराएगी और टकराने के पश्चात तुरंत वहाँ से वापस आ जाएगी और फोकस F से होकर निकल जाएगी। फोकस F से होकर दोस्तों निकल जाएगी इस प्रकार। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, थोड़ा और साफ बना देते हैं इसे, थोड़ा सा और साफ बना देते हैं। तो ऐसे भी दोस्तों इस प्रकार ये किरण गई और ये जाने के पश्चात यहाँ से होकर ऐसे मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। अब मुख्य फोकस से होकर पहली किरण निकल गई दोस्तों, ये ऐसे और इस प्रकार जाने वाली थी, पहली किरण ऐसे निकल गई। दूसरी किरण क्या होगा दोस्तों, दूसरी किरण यहाँ पर ऐसे टकराएगी, इस प्रकार जा रही थी और जैसे दोस्तों यहाँ पर टकराएगी उसी मार्ग में फिर से वापस आएगी, उसी मार्ग में फिर से दोस्तों ये वापस आने वाली है और केंद्र सी से होकर चली जाएगी, केंद्र सी से होकर निकल जाएगी दोस्तों। तो ये किरण आएगी ऐसे केंद्र सी से होकर निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे निकल जाएगी। लेकिन क्या लगेगा दोस्तों कि ये दोनों किरणें कहीं से आ रही हों। अगर देखी जाए तो ये वाली किरण आप देखिए दोस्तों और ये वाली किरण, पूरी किरण देखिए दोस्तों, दोनों किरणें देखिए तो लगेगा ये दोनों किरणें कहीं से आ रही हों, ये दोनों किरणें कहीं से आ रही हों। तो ऐसे अगर दोस्तों इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाए, इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाए ऐसे, और इसे भी दोस्तों पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी दोस्तों, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और ध्रुव P को भी बढ़ा लिया जाए फ्रेंड्स इस प्रकार, तो दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर उन दोनों किरणों का, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश हमें प्राप्त हो जाता है दोस्तों। A डैश B डैश प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ का जो प्रतिबिंब होगा वो दोस्तों प्रतिबिंब सामने नहीं बना, अभी तक सामने बन रहा था तो वास्तविक, अब देखिए पीछे बना, उसे आभासी बोल सकते हैं या फिर काल्पनिक बोल सकते हैं दोस्तों। तो काल्पनिक, क्योंकि हमने कल्पना की है कि कहां से आई हो, पीछे से कहीं से आ रही हो, हमने कल्पना की दोस्तों कि किरण कहीं पीछे से आ रही है और ये किरण भी कहीं पीछे से आ रही है, जबकि दोस्तों आने वाली कोई चीज ही नहीं, हमने सिर्फ कल्पना की थी, सिर्फ मान लिया था, तो काल्पनिक हो गई। और क्या दोस्तों, ये भी काफी बड़ा बनेगा, इसकी तुलना में बहुत बड़ा बनेगा, ये प्रतिबिंब भी बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और क्या होगा, प्रतिबिंब तो बड़ा बना, उसके बाद उल्टा बना या सीधा बना, तो पहले ले लेते हैं उल्टा बना कि सीधा बना। तो दोस्तों देखिए क्या बना है, ए बी था और ए डैश बी डैश बना, मतलब कि सीधा बना है। इसे ब्लैक से लिख रहा हूं दोस्तों, अभी तक सब में उल्टा बना था, सभी में जैसे कि इसमें उल्टा, सभी स्थितियों में 5 की 5 स्थितियों में उल्टा बना था, 6वीं स्थिति में दोस्तों सीधा बन रहा है, तो इसे ब्लैक से मैंने लिख दिया, सीधा बनेगा। और क्या होगा दोस्तों, तथा प्रतिबिंब के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है इसकी, सॉरी प्रतिबिंब नहीं दोस्तों, दर्पण, प्रतिबिंब नहीं दर्पण, तथा दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये वाली स्थिति काफी भिन्न थी अभी पिछली 5 स्थितियों से। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि आकृति जो बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा काफी बड़ा बनेगा और इसके पीछे बनेगा, और ये किरण कहीं से आ नहीं रही दोस्तों, सिर्फ हमने माना है, कल्पना की, तो इसे काल्पनिक बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आया है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।